किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का जोहार नमस्कार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। उम्मीद है आप लोग सभी किसान भाई खुशहाल खुश मिजाज होंगे। बिल्कुल। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं किसान भाइयों अपने कार्यक्रम की कृषि समाचार से। जी हाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या कुछ है खास। राज्य के 5 जिलों में खुलेंगे 7 सुरभि केंद्र, होगी फूलों की बिक्री। रांची में मोबाइल सब्जी वेंडिंग कार्ट से सब्जी बिक्री का शुभारंभ। एक मुलाकात सफल किसान गांगो महतो के साथ। और अब समाचार विस्तार से। कृषि विभाग, राज्य बागवानी मिशन और उद्यान निदेशालय की ओर से राज्य के 5 जिलों में 7 सुरभि केंद्र खोलने की योजना तैयार की गई है। इन केंद्रों में फूलों की खरीद बिक्री होगी। हर सुरभि केंद्र 2.5 लाख की लागत से बनाए और चलाए जाएंगे। इन केंद्रों का संचालन किसानों द्वारा गठित कमेटी की देखरेख में होगा। राज्य के 11 जिलों के 300 हेक्टेयर खेतों में गुलाब, 450 हेक्टेयर पर गेंदा और 200 हेक्टेयर पर जरबेरा की खेती हो रही है, जिसकी बिक्री इन सुरभि केंद्रों के माध्यम से की जाएगी। पिछले दिनों वेजफेड रांची द्वारा राष्ट्रीय शहरी सब्जी पहल योजना के अंतर्गत रांची में आयोजित एक समारोह में मोबाइल वेजिटेबल वेंडिंग कार्ट का शुभारंभ किया गया। कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री A.K. सिंह ने उद्घाटन करते हुए कहा कि इस योजना की खासियत ये है कि किसान और खरीदार के बीच अब कोई बिचौलिया नहीं होगा। फल सब्जी उत्पादन सहयोग समिति के माध्यम से सीधे किसानों से सब्जी खरीदी जाएगी। रांची में मार्च तक 425 वेंडिंग कार्ट संचालन की योजना है। आम के बाग में वृक्षों की सिंचाई के लिए सबसे कारगर उपाय है डोभा का निर्माण। डोभा से बरसाती पानी को संरक्षित करके लंबे समय तक आम बाग की सिंचाई की जा सकती है। व्यावसायिक तौर पर की जाने वाली आम की खेती में बड़ी संख्या में आम वृक्षों के बाग लगाए जाते हैं, जिनकी नियमित सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है। इस काम के लिए डोभा का निर्माण किसानों के लिए मददगार साबित हो सकता है। अपने प्रत्येक खेत में आज से ही और अभी से एक डोभा का निर्माण करना चालू करें और डोभा में संग्रहित जल का उपयोग हम अपनी खेती, बागवानी फसलें, सब्जी इत्यादि में काम में। जो किसान बेमौसमी फूलों की खेती से लाभ कमाना चाहते हैं, वो अभी गेंदा फूल लगा सकते हैं। बेहतर उपज के लिए हाजरा, पुसा बसंती और पुसा नारंगी जैसे गेंदा की उन्नत प्रभेद लगाएं। गेंदा फूल का उन्नत प्रभेद हजारा, कई इलाकों में सीराकोल तो कुछ जगहों पर लड्डू गेंदा के नाम से जाना जाता है। इसे लगाने के लिए अभी का समय सबसे उपयुक्त है। हजारा के साथ साथ गेंदा के अन्य प्रभेदों को लगाने के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है कि जब भी आप गेंदा के फसलों को लगाएं तो किस्मों का ध्यान जरूर रखें और बेमौसमी गेंदे की जब भी खेती करें तो ख़ास रूप से जब अभी आपके गेंदे लगाने का समय है तो हज़ारा नामक किस्म या अन्य जगहों में से सीराकोल भी कहते हैं, लड्डू गेंदा भी कहते हैं, तो इस किस्म को लगाएं। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये किस्म अभी कटिंग से नहीं लगेगा परंतु बीज से लगेगा और बीज से लगने से थोड़ी परेशानियां आपको ये होंगी कि इसमें कुछ फूल जो होंगे वो सिंगल हो जाएंगे, कुछ डबल हो जाएंगे, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। डबल वाले पौधे से आप अलग से बिचड़े तैयार कर सकते हैं और अगला सीज़न जब आपको बरसात का आएगा तो उस सीज़न में उस बिचड़े का इस्तेमाल कर आप ट्रू टू टाइप मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली फूल जो डबल होंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क हैरो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान जुताई के बाद बड़ी आसानी से मिट्टी को भुरभुरी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम आपको सफल किसानों की श्रेणी में मिलवाने जा रहे हैं रातू के गांगो महतो से, जो अभी अपने खेतों में बैगन की फसल लगाए हुए हैं। आइए आज मिलते हैं रातू छोटका टोली गांव के सफल किसान गांगो महतो से। सब्जी फसलों के उत्पादन में इनका कोई सानी नहीं है। सालों भर ये हर मौसमी और बेमौसमी सब्जी उपजाते हैं, लेकिन फिलवक्त बैगन की खेती में मसरूफ हैं।
बैंगन लगाए है, बीन लगाए है, बिलेती लगाए है, मटर लगाए है, शिमला लगाए है, मरचाई लगाए, तीता मरचाई। बहुत मेहनत लगे, लेकिन साथे छुआ मन रही ना, खेतिए से सब चले, परिवार चला लगी एखन खेतिए से। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान कुछ इस तरह से हैं। रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। धनबाद का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1850 रुपये से 2050 रुपये, चावल मध्यम 2150 रुपये से 2250 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2600 रुपये, गेहूं 1600 रुपये से 1650 रुपये, चना 4600 रुपये से 4900 रुपये, दाल अरहर 6800 रुपये से 7100 रुपये, दाल मसूर 4300 रुपये से 4500 रुपये, दाल चना 5700 रुपये से 5900 रुपये, सरसों तेल 9950 रुपये से 10050 रुपये, चीनी 3200 रुपये से 3250 रुपये, आलू 650 रुपये से 800 रुपये और प्याज 1050 रुपये से 1150 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब कृषि दर्शन उपलब्ध है YouTube के लिंक पर भी। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने ढेर सारी जानकारी प्राप्त की, जिनमें था खेती बाड़ी के बारे में, मौसम की मिजाज के बारे में, मंडी के भाव के बारे में। और किसान भाइयों, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा विराम। इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना।
फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। क्यों? बिल्कुल। और झुमकी बहन, अभी आप कह रही थी कि किसान भाई हमारे खुशहाल हैं। बिल्कुल। हमें लग रहा है कि किसान भाइयों के साथ साथ आप भी बहुत खुशहाल नजर आ रही हैं। बिल्कुल होना ही चाहिए। बिल्कुल। हमारे किसान भाई बहन अगर खुश हैं तो हमें तो खुश होना ही है। बिल्कुल। किसान भाइयों, आपसे ही हम हैं, बिल्कुल आपसे ही हमारा देश है। कहते भी हैं जय जवान जय किसान। जी हाँ सही कहा आपने। तो हम लेकिन किसान भाइयों के लिए आज हम ढेर सारी जानकारी की बातें भी लेकर के आए हैं। तो जानकारी की बातें क्या है वो आप बताएं। आज क्या दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर। जी हाँ। तो किसान भाइयों, दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का बहुत ही महत्व है। जी हाँ। अगर आप दलहनी फसल लगा रहे हैं तो आप राइजोबियम कल्चर से उसको उपचारित करके लगाएंगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसके बारे में हम आपको जानकारी और विस्तार से बिल्कुल। जरूर देना चाहेंगे ताकि आप इस जानकारी को का जो लाभ है वो अधिक से अधिक ले सके। बिल्कुल सही तो कहा। चलिए किसान भाइयों, हम आपको जानकारी दिलवाते हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को सबसे पहले आप जानकारी दीजिए कि राइजोबियम कल्चर कितने प्रकार के होते हैं। किसान भाइयों, जब राइजोबियम कल्चर पौधे में दलहनी फसलों के लिए बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि राइजोबियम कल्चर क्या है हमें इसको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले दलहनी फसल में आप देखेंगे, आप जड़ को अगर उखाड़ करके देखें तो करीब 20 दिनों बाद उसमें छोटी छोटी गांठें बननी शुरू होती हैं और उसमें वो राइजोबियम जीवाणु मौजूद होते हैं। इन दिनों पौधे में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसका हम लोग प्रयोगशाला में इस जीवाणु को ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ा करके और उसे कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग पैकेट में बना करके उसको बेचते हैं और उससे अगर बीज को आप उपचारित करते हैं तो पौधे में नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी राइजोबियम कल्चर को आपको बीजोपचारित करना हो तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो उपज तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ जो उपलब्धता नाइट्रोजन की होती है वो इस फसल में या आने वाले फसलों में भी बाहर से कम देने की ज़रूरत पड़ती है। कम से कम आपको 20-30 केजी नाइट्रोजन आपके पौधे को मिल जाता है और इसकी वजह से उपज करीब 15-20% तक बढ़ जाती है। राइजोबियम कल्चर से अगर आपको उपचारित करना है बीज को तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपके पास राइजोबियम कल्चर का पैकेट उपलब्ध हो। आप उसे उपलब्ध करें। एक पैकेट के लिए अगर आपके पास एक पैकेट का राइजोबियम कल्चर है तो उससे आधा एकड़ बीज उपचारित हो सकता है जो आप लगाने जा रहे हैं। तो उसमें आपको जब राइजोबियम कल्चर मिल गया तो उसको आप आधा लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ आप ले लें और उसको उबाल करके खूब 10 मिनट 15 मिनट तक उबाल लें और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। और उसके बाद उसमें वो जो आपके पास राइजोबियम कल्चर का पैकेट आपके पास है वो उसमें डाल दें और उसको अच्छी तरह से मिलाएं। और जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए तब आप उसको जो बीज है आपके आधे एकड़ के लिए, चाहे वो उड़द का हो, चाहे मूंग का हो, चाहे राहड़ का हो, चाहे वो मटर का हो, चना का हो, किसी का भी हो, ये ज़रूर ध्यान रखें कि जिस फसल का कल्चर है आपके पास राइजोबियम कल्चर, उसी बीज का इस्तेमाल आप उसको बीजोपचारित करने के लिए करें। अगर ऐसा आप करेंगे फिर उसको उस पर लेप लग जाएगा और ये लेप को फिर ठंडा में आप अखबार के ऊपर छाए में आधे घंटे सूखने दें। उसके बाद तुरंत उसकी बुआई कर दें। तुरंत बुआई करने से लाभ ज़्यादा होता है। अगर आप बुआई करने में देरी करेंगे तब लाभ में कमी आएगी। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि राइजोबियम कल्चर कहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। राइजोबियम कल्चर किसी भी संस्थान जहाँ पे ये बनाया जाता हो वहाँ से वो ले सकते हैं, लेकिन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मृदा विभाग है, वहाँ पे ये कल्चर तैयार किया जाता है और आप वहाँ से ये कल्चर 15 रुपये प्रति पैकेट आप उपलब्ध आपको कराया जा सकता है, वहाँ से आप ले सकते हैं।
डॉक्टर साहब, आप चलते चलते और ये भी बता दीजिए कि राइजोबियम कल्चर में कौन कौन सी सावधानियां बरती जाए। सावधानी बरतने में ये करना है कि किसान भाइयों को 6 महीने के अंदर इस कल्चर का प्रयोग करना है। कभी भी कल्चर को धूप में नहीं रखना है, तुरंत उसको छाए में रखना है जहाँ पे तापक्रम कम हो, और इसका इस्तेमाल करने के तुरंत बाद इसको लगाना है खेत में। ऐसा नहीं कि हमने आज कल्चर किया और 2 दिन बाद हम इसको बुआई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसको तुरंत बुआई करना है। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो कल्चर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसी फसल का कल्चर है या दूसरे फसल का, क्योंकि राइजोबियम कल्चर जो आता है वो हर फसल के लिए अलग अलग आता है। जैसे अगर उड़द के लिए कोई कल्चर आप करना चाहते हैं तो उड़द का ही आपको राइजोबियम का पैकेट खरीदना होगा, फसल का नाम बताना होगा। कई बार ऐसा होता है किसान भाई कहते हैं कि हमको राइजोबियम कल्चर करना है, हमको दीजिए, वो फसल का नाम नहीं बताते हैं। और कई बार जो बेचने वाले हैं, देने वाले हैं, वो भी नहीं पूछ पाते हैं कि ये आप किस फसल में प्रयोग करेंगे, उनको पैसा कमाना होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप पहले बताएं कि आपको किस फसल में ये उपचारित करना है। जिस फसल में उपचारित करना है उसका कल्चर खरीदें, समय पे उसको उपचारित करें। अगर 6 महीना हो गया है तो उसके बाद अगर आप उपचारित करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए। और दलहन, जैसा आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में दलहन पे इन दिनों बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे किसान भाइयों के खाने में अगर दलहनी फसल हम अगर दाल इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो पोषण होता है हमारे और हमारे परिवार का, वो बड़ा ही अच्छा होता है। हमारा परिवार तंदुरुस्त होता है। इसलिए हमारे किसान भाइयों को दलहनी फसल पे जोर देना चाहिए और ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उसको जो वैज्ञानिक तरीका है उससे वो लगाएं, सही तरीके से जो किस्म है उसका चुनाव करें। और चूँकि दलहनी फसल टाण में लगता है, इसलिए हम ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि चूना 3 से 4 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर हमारे किसान भाई ज़रूर इस्तेमाल करें अगर वो दलहनी फसल की खेती कर रहे हैं तो। और ये ज़रूर ध्यान दें कि जो राइजोबियम कल्चर से आप इस्तेमाल करते हैं उसके कुछ अवधि के बाद 2 घंटे के बाद ही आप अपने खेत में चूना दें। राइजोबियम कल्चर आपने कर दिया, आप उसको छाए में सूखने दें और उसके उपचार होने के बाद 2 घंटे बाद ही आप चूने का प्रयोग करें, तब ये आपके फसल को बेहतर उपज प्रदान करेगा। जी, तो देखा किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारियां दी दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर के बारे में, और इसके लिए हम अपने डॉक्टर साहब को धन्यवाद करते हैं। जी धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया जानकारी। बिल्कुल किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि डॉक्टर नीरज कुमार ने जो आपको जानकारी उपलब्ध कराई उस जानकारी का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। और क्या जानकारी की बातें हैं झुमकी बहन? जानकारी की बातें तो बहुत सारी हैं। आप कुछ मूंग दाल खिलाने वाले थे, मुझे आप बता रहे थे, तो बिल्कुल आज हम दलहनी फसलों पर बात कर रहे हैं। तो अभी आपने जाना दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर के बारे में। अब हम बात करेंगे मूंग की खेती के जो तरीके हैं, जो प्रबंधन है वो कैसे होना चाहिए, और मूंग के कौन से उन्नत प्रभेद आप अपने खेतों में लगाएं ताकि आपको अच्छी उपज मिल सके। सही कहा आपने। तो इस विषय पर बिल्कुल मूंग की खेती के बारे में विस्तार से हम जानकारी आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हाँ, और ये जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर PK सिंह जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप किसान भाइयों को ये बताइए कि गर्मा मौसम में मूंग की देखभाल किस तरह से की जाती है? देखिए, अभी के समय में किसान भाई गर्मा की मूंग की तो खेती जो कर रहे हैं वो तो बीज लगा दिए हैं, या बहुत कम ही ऐसे किसान होंगे जो लगाने जा रहे होंगे, और जिनके पास जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है तो वो कर रहे होंगे खेती। तो खास करके अभी के समय में जो किसान भाई अगर गर्मा मूंग लगा दिए हैं तो वो कीट के ऊपर विशेष उनको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक ऐसी फसल है जो कि 65 दिनों में तैयार हो जाती है और किसान भाई को इससे काफ़ी लाभ होता है। तो जो किसान भाई अगर अभी तक नहीं लगाए हैं या लगाने जा रहे हैं तो वो खास करके ये ध्यान रखें कि अपने जब भी बीज को लगाते हैं तो उसको ज़रूर बीज उपचार करके लगाएं। बीज उपचार करने के लिए ये है कि इसको 3 तरह से बीज उपचार करते हैं, कीट से बचाव के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए, तथा जीवाणु खाद प्राप्त करने के लिए। जो किसान भाई अगर लगाने जा रहे हैं तो अपने
बीज का उपचार करें, इसके लिए फफूंदीनाशक से बीज का उपचार करते हैं। उसमें एक दवा आती है कार्बामेंडाजिम, जो बेबेस्टिन बाजार में उपलब्ध है। उसकी 2 ग्राम मात्रा को 1 kg बीज मिलाकर लगाएं। उसके फिर आधे घंटे के बाद एक दवा आती है इमिडाक्लोपिड, जो कि कीटों से बचाव करती है। शुरू में खासकर दीमक लग जाए या जो भूमि में रहने वाले कीड़े होते हैं, अगर हम लोग उससे उपचार कर दें, उसके 3 मिलीलीटर मात्रा को 50 ml पानी में मिला लीजिए किसान भाई, और उसे 1 किलो बीज में अच्छी तरह से लपेट दें, तब लगाएं। और तीसरा जो उपचार करते हैं राइजोबियम जीवाणु खाद से, जिसमें कि 500 ग्राम में 500 लीटर आधा लीटर पानी में आपका 100 ग्राम गुड़ को गर्म करते हैं, उसके बाद ठंडा करते हैं। जब चटचटा हो जाता है तो उसमें 1 पैकेट जीवाणु खाद मिलाते हैं मूंग का, और उसको मिलाने के बाद उसको अच्छी तरह से बीज से लपेट लेते हैं और उसके बाद लगाते हैं। तो ये तीन काम जरूर किसान भाई करें, इससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, खाद भी कम लगेगा और कीट बीमारी से बचने के लिए उनको दवा डालने की ज़रूरत भी हो सकता है ना पड़े। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि गर्मा मौसम में जो मूंग की फसल होती है, इसमें किस किस तरह के कीटाणु लगते हैं और इससे कैसे बचाया जा सकता है? ये होता है कि बहुत ज़रूरी है किसान भाई, जब भी किसान भाई अपना अच्छा पूंजी लगाते हैं, बीज लगाते हैं, मेहनत करते हैं और वो फसल सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको काफ़ी लॉस हो जाता है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। और गर्मा मूंग जो है कि 65 दिन की क्रॉप ही है, फसल ही है, 65 दिन में तैयार हो जाती है। तो इसमें मुख्यतः 3 तरह के कीड़े लगते हैं, खास करके हमारे झारखंड में पत्ती खाने वाले कीड़े। और एक दूसरा महत्वपूर्ण कीड़ा ये है जो फूलों से और फलों से रस चूसता है, और रस चूस के काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, जिससे फूल भी गिर जाते हैं, वो कीड़े लगते हैं। और तीसरा कीड़ा है जो फल छेदक समूह का कीड़ा है, जो कि फलों को छेदक करके कर देता है फल बनने पर, और उसको वो काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। तो ये हमारे यहाँ राज्य में ये मुख्यतः 3 तरह के कीड़े दिखते हैं, पत्ती खाने वाले, मुलायम फूलों से टहनों से रस चूसने वाले, और फल को छेदने वाले कीड़े, फली को छेदने वाले कीड़े। जी डॉक्टर साहब, आगे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि मूंग की फसल के लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए, गर्मा में जब भी पानी की ज़रूरत हो तो पानी आपको डालना ही है। जब भी नमी का देखिए, जब गर्मा मूंग हम वही कर सकते हैं जहाँ पर हमें सिंचाई की व्यवस्था हो खास करके। और दूसरी बात है, जब हम कीट की बात करते हैं तो उसमें हमको कीट का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कीड़े होते हैं कि जो फूलों से रस चूसते हैं, खास करके झारखंड राज्य में जब फूल बनने लगता है तो एक थ्रिप्स कीड़ा होता है, और वो फूलों से रस चूसता है, तो और फूल से गिर जाते हैं और उसमें फल बहुत ही कम लगता है। तो हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि गर्म हवा चल रही है, इससे फूल गिरे हैं, तो ऐसा नहीं होता है, वो एक थ्रिप्स कीड़ा होता है। उसको जानने के लिए किसान भाइयों को ये ज़रूरी है कि जब उसमें पानी की अगर अच्छी व्यवस्था रखें तो भी फूल नहीं गिरेगा। और ख़ास करके जब कीट लगा है तो एक सफ़ेद रंग का कागज़ रखें, और कागज़ रख के फूल को उस पर झाड़ें, तो देखेंगे बहुत सारे सैकड़ों कीड़े थ्रिप्स जो है उस पर गिरा होगा। अगर इस तरह के कीड़े अगर किसान भाई को दिख रहा है खेत में, तो एक दवा आती है ट्राइजोफॉस नाम की दवा बाजार में उपलब्ध है। उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका आप छिड़काव करें, इससे ये कीड़ा नियंत्रण हो जाएगा और काफ़ी फल लाएगा। तो उस पर ध्यान रखना है हमें। और दूसरा कीड़ा लगता है फल छेदने वाला कीड़ा होता है, जो कि जिससे फलियाँ बनती है उसको वो फल छेद देता है, और फल छेद करके उसमें फल को खा जाता है, और उससे होता है कि कभी कभी कि फल भी सिकुड़ जाता है और उसमें दाने नहीं बनते हैं, और बनते भी हैं तो बड़ा टेढ़े मेढ़े बनते हैं, और इस तरह से किसान भाई को काफ़ी उससे नुकसान होता है। तो उस कीट से बचने के लिए भी किसान भाई को दवा का छिड़काव करना होगा। उसके लिए एक बाज़ार में एक दवा आती है इंडाक्सोकार, जैसे 50% फूल निकल गया है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका आप छिड़काव कर दें, उससे हो कि फल छेदक समूह के कीड़े से सख्त नियंत्रण हो जाएगा। तो ये 2 तरह के कीड़े जो हैं खास करके नुकसान करते हैं, अगर हम इससे बच जाएं तो किसान भाई को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर यूँ मान लीजिए कि कंट्रोल करने के नियंत्रण करने के लिए अगर किसान भाई 1 रुपया खर्चा करता है तो उसको निश्चित ही 10 रुपये का फ़ायदा होगा, अगर इस तरह से नियंत्रण करे तब। डॉक्टर साहब, आगे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि गर्मा मौसम में जो मूंग की फसल लगती है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो कितना मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मूंग से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक तो मूंग की फसल ऐसी है कि ये वातावरण से नाइट्रोजन ले लेती है, और नाइट्रोजन लेके भूमि में स्थापित करती है, जिससे कि मुफ्त में हम लोग को नाइट्रोजन खाद मिल जाता है, और भूमि कमज़ोर भूमि होती है उसमें मजबूत हो जाता है, जो प्राकृतिक रूप से भी खाद को वो ले लेता है, ऊपर से स्थापित करता है। और ख़ास करके हमारे जो झारखंड राज्य में जो किसान भाई हैं, खास करके जो गर्मा मूंग की खेती करते हैं, तो उसके बाद उस खेत में वो धान लगाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनको एक और फ़ायदा ये हो जाता है कि जब मूंग होगा तो मूंग को वो तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद जैसे अभी मान लें कि जो किसान भाई लगा दिए हैं तो 15 जून या तक उनकी मूंग की फसल तैयार हो जाएगी, उसको तोड़ लेते हैं। और जब ये मानसून की बारिश होती हो तो बाकी जो मूंग की फसल जो बचती है, पत्ते रहते हैं उसमें डंठल रहते हैं, उसको वो खेत में जोत देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हरी खाद का काम करता है, और उनको किसान को मतलब अगले धान में
जब खेती करते हैं तो ये हरी खाद के रूप में भी प्रयोग हो जाता है और किसान भाई को काफ़ी फायदा होता है। और चूंकि ये मूंग की खेती की है, उन्हें आगे आने वाले समय में हरी खाद जो मुफ्त में मिल गया धान में, और इससे उनके धान की भी उपज बढ़ जाती है और आपके खेत की जो रचना होती है, खेत की जो बनावट होती है और खेत के जो गठन होता है वो भी काफ़ी सुधरता है मूंग की खेती करने से। चलते चलते डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मूंग की खेती के बारे में? देखिए, मूंग है कि ये बहुत ही अच्छी फसल है, बहुत कम समय में तैयार हो जाती है, इसका बाजार भाव भी अच्छा मिलता है और इसमें दाल की जो मात्रा, दाल जो होता है किसान भाई खुद भी खाएंगे तो उनको शरीर में प्रोटीन मिलेगा और ये 65 दिन 70 दिन में मेहनत करके ये काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। आज के दिन में आप देख ही रहे हैं कि मूंग के कितना डिमांड है और ख़ास करके SML 668 वैरायटी जो है और पूसा विशाल वैरायटी है, अगर उसको लगाते हैं तो बड़े बोल्ड दाने की वैरायटी है, ये बाज़ार मूल्य अच्छा मिलता है इसको और इसको खाते हैं। और मैं किसान भाई को तो यह भी कहना चाहूँगा कि मूंग को अंकुरा करके वो ज़रूर खाएँ, अपने बच्चे को भी खिलाएँ ताकि उनको अतिरिक्त पोषण मिले और इससे उनका शरीर ठीक रहेगा। जब वो मजबूत रहेंगे तो खेतों में मेहनत करेंगे, काम करेंगे, देश खुशहाल होगा और वो भी खुशहाल होंगे। तो इस प्रकार तो मूंग से काफ़ी फ़ायदा ही है। किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर श्री PK सिंह साहब ने अभी मूंग की खेती के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारियां दी। हमें उम्मीद है कि आप इन जानकारियों का लाभ उठाएंगे और मूंग की अच्छी पैदावार करके अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत किसान भाइयों को जोहार, नमस्कार। जोहार। तो डॉक्टर PK सिंह जी ने बताया कि किस तरह से हमें मूंग की खेती करनी है और कौन सा हम प्रभेद लगाएं। और अब झुमकी बहन, हमें लगता है कि कुछ और जानकारी अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराना चाहिए और वो जानकारी हमने प्राप्त की है पुणे से। बिल्कुल, IMD पुणे से कुछ खास जानकारियां आपके लिए किसान भाइयों। तो चलिए ये जानकारी भी हम लोग लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे, वैसे बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। इस समय दिन का तापमान 40 डिग्री के ऊपर चला गया है, इसलिए किसान भाई विभिन्न फसलों, सब्जियों एवं फल वृक्षों में नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। चलिए, ये काम भी हमारा पूरा हुआ। लेकिन एक काम दे दी। बिल्कुल, लेकिन एक काम और किसान भाइयों बाकी है, क्योंकि हम चलते चलते आपको बताते हैं अपना पता और उस पते पर आपका खत हमें मिलता है, आपके सुझाव हमें प्राप्त होते हैं, आपकी जो समस्याएं हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं और उन समस्याओं को ध्यान में रख करके, सुझावों को ध्यान में रख करके हम आपके लिए कार्यक्रम भी लेकर के आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आप ज़रूर कोई ना कोई सुझाव हमें देंगे। साथ ही आपकी अगर कोई समस्या है तो उन समस्याओं को हमें खतों के माध्यम से ज़रूर पहुँचाएँ। तो आप पता बता दीजिए झुमकी बहन। जी हाँ, तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।